अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दार एजुकेशन के पीएचपी वीडियो ट्यूटोरियल में आप सबको खुश आमदीद। आज हम सेशन नंबर 1 से डिस्कशन शुरू करेंगे और बताएंगे आपको कि पीएचपी बेसिकली है क्या। और पीएचपी बेसिकली इसकी सारी डेफिनेशंस वगैरह हम अभी आपके सामने डिस्कशन करने जा रहे हैं। और ये जो हमारे टॉपिक्स इस थ्रू आउट कोर्स में डिस्कशन होंगी वो यही होंगे कि इंट्रोडक्शन टू पीएचपी, फॉर्म हैंडलिंग, यूजिंग वेरिएबल्स एंड एक्सप्रेशन इन पीएचपी, पीएचपी ऑपरेटर्स के बाद हम कंडीशनल स्टेटमेंट इन पीएचपी, कंडीशनल स्टेटमेंट के बाद हमारे पास फ्लो कंट्रोल आता है, फंक्शंस, वर्किंग विद अरेज और वर्किंग विद कुकीज एंड हैंडलिंग ईमेल विद पीएचपी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग इसको जरा थारोली जरूरत नहीं पेश आएगी क्योंकि आप लोगों के पहले ही पीएचपी के कंसेप्ट से पहले लैंग्वेज के कंसेप्ट बन चुके हैं। सो वी हैव गॉन देयर। इंट्रोडक्शन टू पीएचपी। पीएचपी बेसिकली है क्या? पीएचपी स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। बेसिकली तो पहले ये पर्सनल होम पेज के तौर पे था और बाद में इसको हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर का नाम दिया गया। और बेसिकली इन दिस सेशन वी विल लर्न कि ये क्या है, इसके अंदर HTTP हेडर्स यूजिंग PHP किस तरीके से किया जाता है, हिस्ट्री भी बताई जा रही है। मैं आपको पहले भी इसके बारे में डिस्कशन कर चुकी हूँ कि जब इंटरनेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की आप बात करते हैं तो इंटरनेट से मुराद ये है कि आप एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले लैंग्वेज जो बनाई गई वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज थी। इसका काम टेक्स्ट को, इमेजेस को, टेबल्स एक्सेट्रा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना था। लेकिन अब कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी भी थी जो हम नहीं चाहते थे कि यूजर जो है उसका कोड देख सके, तो उसके लिए सबसे पहले जो प्रोग्रामिंग इस तरह से बनाई गई वो CGI थी, जिसे हमने कॉमन गेट वे इंटरफेस कहते थे। इसके बाद 1994 के अंदर बाई रास्मोस लवरॉफ ने ये सबसे पहले PHP को बनाया। PHP जो थी असली तौर पे 1997 के अंदर फिर इसका एक वर्जन आया PHP FI 2.0 with thousands of users installing the approximately 50,000 server domains। और इसी के साथ आहिस्ता आहिस्ता, बिकॉज ये एक बहुत इजी लैंग्वेज थी और नीड फॉर PHP की जरूरत क्यों हुई? इज इजी टू लर्न, यूज एंड इम्प्लीमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि आप जब तक सिर्फ ये नहीं है कि आपको आता है तो आप पूरी दुनिया में इस चीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कोई भी लैंग्वेज सिर्फ उसके बाद पॉपुलर होती है जब वो इजी होती है और थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ पीपल्स कैन अंडरस्टैंड इट। इज फ्रीली अवेलेबल एंड कैन बी कस्टमाइज्ड। आप इसको कहीं से भी आप हासिल कर सकते हैं, मतलब इट्स अ फ्री लैंग्वेज और इसके लिए कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन वेब सर्वर ऑन एनी प्लेटफॉर्म, का आप लिनक्स पे हो, यूनिक्स पे हो या वेब पे हो। एप्लीकेशन कंट्रोल, डिफरेंट यूजेस ऑफ एप्लीकेशन ये है कि आपका कंट्रोल इसके ऊपर आ जाता है। HTTP स्टैंड होता है हमारे लिए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्वर्स के लिए। इनिशियली इट वाज यूज्ड विद द एप्लीकेशन कंट्रोल लैंग्वेज। फिर डेटाबेस के साथ मैनेजमेंट इसकी बहुत अच्छी है, MySQL ODBC के साथ भी इसकी कनेक्टिविटी बहुत बेहतर है और हमारे लिए आसानी है कि हम अगर अपने डेटाबेस डिजाइन करके उसको हासिल करना चाहते हैं तो हमारे पास डेटाबेस एक्सेस है। फाइल एक्सेस है, फाइल एक्सेस में पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, PDF फाइल्स को भी ये रीड कर सकता है, XML फाइल को रीड करता है। ग्राफिक्स के अंदर आप जो भी आप इसमें ग्राफिक्स करना चाहें वो इसके अंदर बहुत अवेलेबल है, इज यूज टू क्रिएट द ग्राफिक्स। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो PHP का एस्पेक्ट है वो है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्टिंग दो तरह से होती है, एक आपकी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग कहलाती है और एक आपकी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग कहलाती है। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग से मुराद ये कि जो भी आपके स्क्रिप्ट्स आपने बनाए हुए हैं वो एग्जीक्यूट हो रहे हों आपके सर्वर के ऊपर। is designed to implement server script. The client request will be proceeded on the server. A PHP parser, a web server and a web browsers are required to implement the new site scripting. अब हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के इसके लिए टूल्स मौजूद हैं जो कि आपको PHP बेहतर तरीके से रन करने में मदद देते हैं, जिनमें से एक है PHP Debugger DBG। ये एक IDE है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। IDE से मुराद इंटीग्रेटेड, जैसे आपका ड्रीम वीवर है जो आपने पढ़ चुके हैं, इसके अंदर एक आपको एनवायरनमेंट दी जाती है। आपको इसमें देखा जाता है कि अगर आपको इंटरेक्टिव वे के साथ है। और इसके अलावा हमारे पास IonCube स्टैंडर्ड PHP इनकोडर भी मौजूद है, कोड लॉक है, pHint है, pHing है, मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास मौजूद है।
आप इनमें से कोई सा भी कर लें, जी एडिट कर लें, बट कॉमनली आई विल यूज एंड प्रेफर द ड्रीम ईवर। रेदर अगर मुझे ना भी हो दिलचस्पी तो नोट पैड प्लस प्लस इज बेस्ट ऑप्शन फॉर दैट। आप इनमें से कोई भी इन्वायरमेंट कर लें, ये आपकी मर्जी के ऊपर है। इसके लिए आपने जस्ट फॉर एग्जांपल जी एडिट इज यूज बेसिकली फॉर द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जी एडिट ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड होता है। अगर आप उसमें जाएं और उसमें ऑटोमेटिकली आप इसको देख सकते हैं। लेकिन बहरहाल अगर आपने बहुत सारे और भी सॉफ्टवेयर हैं, आप अगर गूगल पे जाते हैं, गूगल पे जैसे फॉर एग्जांपल पीएचपी लॉग देख लें, डाउनलोड बेस्ट पीएचपी एडिटर्स, तो आपको वो एक पीएचपी के एडिटर्स की जैसे ये पीएचपी डिजाइनर 8 है, ऑल इन वन पीएचपी आईडीई पीएचपी। लेकिन आप यूं मैं एक बात बताना चाहता हूं यहाँ पे कि ये सारी इन्वायरमेंट्स तो हैं, लेकिन अगर आपने सर्टिफिकेशन की तरफ जाना है तो आपको ज़ेनमेट करना होगा। ज़ेनमेट कह रहा हूँ, आप जेंड फ्रेमवर्क करना होगा। ज़ेनमेट कह गया हूं मैं। जेंड फ्रेमवर्क जो है वो एक बेस्ट इन्वायरमेंट है, उनकी अपनी इन्वायरमेंट है और वो फ्री ऑफ नहीं है और आपको उसमें करना होगा। यू कैन हैव अ पीएचपी डिजाइनर, पीएचपी एडिटर, रैपिड पीएचपी एडिटर, यू कैन जस्ट डाउनलोड इट अकॉर्डिंग टू योर नीड। आपकी उसकी हेल्प की जरूरत पड़ जाएगी। अब सबसे पहले बात करते हैं इंस्टॉल कैसे करेंगे। इसके अंदर दो चार चीजें आती हैं। PHP इज एन ओपन सोर्स लैंग्वेज। अगर आपने करना है तो द सोर्स कोड कैन बी डाउनलोड। अगर आप देखना चाहते हैं कि जनाब मेरे पास कौन सा इसका है, तो सोर्स कोड आपको एक फाइल है, अगर आप php.net की वेबसाइट पे चल जाए download.php, तो वहां से आपको सारा सोर्स कोड मिल जाता है। ये एक जिप फाइल है php-5.3.6.tar.gz। इसकी एक्सटेंशन की खास वजह ये है कि ये लिनक्स के ऊपर जिस तरह की अमूमन फाइल्स आती हैं वो इसी तरह tar.gz पे आती हैं। अगर आप लिनक्स में ओपन करेंगे तब आपको ये ज्यादा एप्लीकेशन वहां पे देखने में मजा आएगा। लेकिन हम इसके लिए सर्वर हमें चाहिए। अब सर्वर कई तरह से हो सकता है, IIS इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर, अपाचे, जियोस एंड DB2, my MSSQL, MySQL, Oracle, Post, GRESQL, and there are a lot of other options out there. To install PHP, perform the following thing: extract the file. अब यहाँ पे आपको ओपन इन टर्मिनल, यहाँ पे एक मुख्तलिफ किस्म की आपको एक ऑप्शन दी जा रही है, डिस्प्ले द आउटपुट रूट। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। आई होप के अगर आप ये देखें तो इसमें जो इंस्टॉलेशन है, इसके लिए आपको डाउनलोड करनी होगी एक फाइल php-5.3.6. ये वर्जन डिफरेंट हो सकता है। ये जब ये फाइल बनाई गई, बुक बनाई गई, तो उसमें तो और वर्जन था। आजकल हम 5.5 पे बात कर रहे हैं, तो सो डोंट वरी अबाउट इट। ये कहाँ से आपने डाउनलोड करनी है? ये php.org की वेबसाइट से आप डाउनलोड करेंगे, ठीक है, एक्सट्रैक्ट करेंगे। द कंटेंट आर एक्सेप्टेड टू द PHP 5.3.6 फोल्डर। जो आपने पिक्चर भी देखी है ये जी नॉर्म की थी। एक एडिटर होता है इसके अंदर, और उसके अंदर आपने उसको रूट के अंदर बैठ के लोकल होस्ट पे ये जो आपको पिक्चर दिखाई जा रही है ये उसके अंदर करते हैं। आपने इंस्टॉल करना है इसको एंड मेक इंस्टॉल एंड देन यू हैव द आउटपुट ऑफ दिस थिंग। राइटिंग अ सिंपल PHP स्क्रिप्ट। सबसे पहले आपने अब हम बात करेंगे एक सिंपल सा राइटिंग है प्रोग्राम स्क्रिप्ट कैसे लिखा जाता है। आपने HTML है टाइटल बॉडी टैग के अंदर जो है आपने लेस देन और फिर क्वेश्चन मार्क के बाद PHP देनी है, एंड क्वेश्चन मार्क और ग्रेटर देन का साइन देके इसको इनक्लोज कर दें। आपने इसके दरमियान में एंड PHP स्टेटमेंट हमेशा याद रखें, सेमीकोलन की मदद से होती है, और ये फाइल जो आप महफूज करेंगे वो .php पे होगी। अब हम वैम्प की बात करते हैं, तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम है, इसमें मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। सो आई जस्ट वांट टू यूज अ नोटपैड। नोटपैड इसके अंदर उसी तरीके से HTML, हेड, टाइटल, माय फर्स्ट PHP प्रोग्राम। ये जनाब आपका टाइटल
क्लोज कर दिया, हेड को आपने क्लोज कर दिया और यहाँ पे आपका बॉडी स्टार्ट होगी। और यहाँ से आपने जब PHP स्टार्ट करनी है तो क्वेश्चन मार्क और जहाँ तक आपने ख़त्म करनी है ये आपका बॉडी क्लोज और ये आपका HTML क्लोज। कंट्रोल S कीजिए। जब आप वैम्प पे काम कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपने फाइल को हमेशा C के अंदर जो आपने वैम्प इंस्टॉल किया हुआ है उसकी www में आपने एक नया फोल्डर बना लें। इसका नाम फॉर एग्जांपल प्रैक्टिस क्लास के अंदर मैं इसका डिस्प्ले डॉट PHP और यहाँ पे क्योंकि ये नोटपैड प्लस प्लस नहीं है, नोटपैड है, तो जस्ट इसको आपने सेव कीजिए, ब्राउजर में ओपन कीजिए। अब आप इसको एक दफा लोकल होस्ट को रिफ्रेश कीजिए, आपका यहाँ पे प्रैक्टिस क्लास का आ जाना चाहिए। यहाँ पे आपकी फाइल आ चुकी है डिस्प्ले डॉट PHP। अब इसमें हमने कुछ भी नहीं लिखा और कोई काम नहीं किया। अगर आपने अब इसमें काम करना है, ये कमांड देखिए इको, और ये काम सिर्फ डिस्प्ले करती है, हेलो माय नेम इज सैफुल्लाह डार। ये आपने डबल कोट्स में करना है और सेव कर देना है। अब आप इसी फाइल को रन कीजिएगा इसके अंदर, तो ये आपके सामने टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया। जितनी चीजें भी आप इसके अंदर डिस्प्ले करवाते हैं वो इको की कमांड के जरिए आप इसके अंदर कोडिंग जो है वो करते हैं। जस्ट आप इसके देख सकते हैं। कमेंट्स देने का तरीका वही है जो पीछे है। ये देखिएगा कि एक सिंगल लाइन है, दिस प्रोग्राम will display a single message and use the echo command। अगर आपने मल्टी लाइन देना हो तो वो उसका तरीकाकार दूसरा है, लेकिन अगर सिंगल लाइन पे आपने काम करना है तो उसका तरीकाकार आपके पास यही है। अब आप इसको एक दफा रिफ्रेश कर ले तो आप देखेंगे कि जो लाइन आपकी इसके साथ है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। इसमें आपने जरा गौर करेंगे कि कमेंट्स आपने दिए हैं तो डबल लाइंस के ऊपर, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि कंपाइलर जहां पे भी आप डबल लाइन देंगे उसको इग्नोर कर देगा। कमेंट्स का दूसरा तरीका मल्टी लाइन का है, पहले आपने बैक स्लैश देनी है, फिर डबल स्टार देना है, फिर जहां पे आपने खत्म करना है उसका भी यही तरीका है। ये एक छोटा सा प्रोग्राम है, ये आपकी डेट को डिस्प्ले करता है ताकि आपको ये समझ आए, क्योंकि इको से अमूमन लोगों को समझ नहीं आती, तो ये एक फंक्शन दिखा रहे हैं कि GM डेट आपने किस तरह से करना है। GM डेट के लिए मैं यहाँ पे प्रोग्राम में वापस आता हूँ। जिस तरह मैंने यहाँ पे मल्टी लाइन के लिए भी दिखा रहा हूँ, दिस लाइन विल शो द करंट डेट इन द प्रोग्राम। इसके लिए फिर आपने स्टार लगाना है और फिर ये हैश, ये सीधा बिल भी आपका कमेंट्स हो गया। यहाँ पे आपने इको और GM डेट, एक फंक्शन है MDY, इन्वर्टेड कॉमा। ये हम आपको आगे चल के इंशाल्लाह 3-4 सेशन के बाद हम आपको बताएंगे कि MDY से क्या मुराद है। वैसे MD से M से मुराद मानते हैं, M छोटा लिखने से और M आएगा, D बड़े लिखने से और इफेक्ट है, D स्मॉल से और इफेक्ट है। आप इसको वैम्प के अंदर रन कर लीजिए। आपने देखा कि जनवरी 27, 2015 जो आपकी करंट डेट होगी ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगी। अभी हम ये नहीं जा रहे कि फंक्शन क्या है, ये हम जब फंक्शन पढ़ेंगे तो हम इसके अंदर, मेरा मकसद आपको जस्ट फर्स्ट इंट्रोड्यूस करना है कि आपकी स्क्रिप्टिंग किस तरीके से होगी। सेव आपकी फाइल हो गई डेट के नाम से, दिस डेट इज जो भी आपने डिस्प्ले किया है, मैंने प्रोग्राम आपके सामने रन किया है। इको हेलो एवरीबॉडी का प्रोग्राम मैंने आपके सामने चलाया है, जिस तरह मैसेज किया है। सेव सिमिलरली यू कैन डू द हेलो एवरीबॉडी, आपके सामने मैसेज आ जाएगा। एक और चीज हम जो आपको बताना चाह रहे हैं वो है कि ये बहुत ज्यादा इम्यूटेबल किस्म की लैंग्वेज है। इसके अंदर मकसद ये है इम्यूटेबल का कि आपने अगर आप जावा पढ़ते हैं, सी पढ़ते हैं, वहां पे इंटीजर डिफाइन करना पड़ता है, इंटीजर के लिए स्ट्रिंग, कैरेक्टर, अलग हर एक चीज के लिए। यहाँ पे ऐसा कोई नहीं, जस्ट आप एक मैसेज अगर आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं,
जो भी आप वैल्यू रखेंगे, फॉर एग्जांपल वेरिएबल एक आपने दिया है इक्वल करके, आप जो पहली वैल्यू इसको देंगे ये अपने आप को उसके मुताबिक अडॉप्ट कर लेगा। फॉर एग्जांपल माय नेम इज, चले मैं नेम ही सिर्फ करता हूँ, वेरिएबल की जगह पे नेम है, इज इक्वल टू सैफुल्लाह डार। अब यहाँ पे मेरा फॉर एग्जांपल मैं इस लाइन को हटा रहा हूँ, माय नेम इज, जिस तरह आप गूगल वगैरह में देखते हैं, स्पेस दे देता हूँ। अब पहले मैं इसको रन करके चलाता हूँ, देखता हूँ कि क्या इसका इफेक्ट है। तो आपने देखा कि ये हेलो का मैसेज आ गया। यहाँ पे अगर आपके पास एरर्स होंगे तो वो उस तरीके से डिफाइन होंगे, जहां पे लिखा होगा पार्स एरर, सिंटैक्स एरर, इसके आगे फिर आपको अनएक्सपेक्टेड हेलो, उसकी वजह देखेंगे आप, कि आपको लाइन नंबर भी बताने को, लेकिन ये ऑलवेज नहीं होता। इसकी मतलब कि लाइन नंबर पे, इसकी वजह ये थी कि मैंने यहाँ पे जानबूझ के इन्वर्टेड कॉमा भी छोड़ा था, मैंने सेमीकोलन भी छोड़ा था, ताकि आपको अंदाजा हो सके। अगर आपका कोड ठीक लिखा होगा तो वो आपको एरर नहीं शो करेगा, अदरवाइज उसके अंदर आपका एरर मैसेज आ जाएगा। इसकी एक और वजह, यहाँ पे डबल कोर्स था, मैंने यहाँ पे सिंगल लिया, तब भी एरर नहीं जाएगा। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा हमेशा आपने करैक्टर के लिए लेना है, जबकि आपके यहाँ पे आपने हेलो माय नेम आ रहा है लेकिन मेरा नाम नहीं लिखा आ रहा है। अब अगर मैं इसको डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ तो जस्ट आई कैन यूज दिस थिंग वंस अगेन। मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, इको डॉलर साइन हर एक वेरिएबल के साथ देना, और फिर देन वेरिएबल का नेम। हम इन सबको वंस अगेन डिस्कशन करेंगे जब हम थोड़ा सा आगे जाएंगे। हेलो माय नेम इज सैफुल्लाह डार, जो भी आप सो वैल्यू आप इसमें जरूरी नहीं था कि मैं इसके अंदर देता। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि 65 में अगर मैंने दे दी है तो यहाँ पे आप उसका वेरिएबल का यहाँ पे 65 आएगा। डॉलर साइन इज इनफ, ना इंटीजर कैरेक्टर स्ट्रिंग इसकी जरूरत नहीं है, जस्ट आपको डॉलर साइन देना है और वो उसके मुताबिक अपने आप को इसके मुताबिक ढाल लेगा। सो यू कैन राइट दिस प्रोग्राम लाइक दिस एंड जस्ट एंजॉय द वर्किंग देयर। ये कुछ चीजें हैं जैसे कि HTTP हेडर्स हैं। HTTP होता है क्या? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर कोड इज अ नेटवर्क ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल दैट ट्रांसफर हाइपरटेक्स्ट फाइल्स। इट प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन द क्लाइंट एंड द सर्वर। क्लाइंट और साइट करने के लिए ये बेसिकली OSI लेयर मॉडल के अंदर आता है। ये HTTP एक प्रोटोकॉल है जिसके तहत आप TCP/IP के अंदर होता है, जिसे हम ट्रांसमिशन कंट्रोल इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। आप जब सर्वर से कम्युनिकेट करते हैं तो ये एक प्रोटोकॉल आपके साथ जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ एन HTTP मैसेज क्या होता है? HTTP हेडर इज एन इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये कम्युनिकेशन लेयर के लिए नेटवर्क के अंदर OSI लेयर्स बनाई गई हैं। 7 लेयर्स होती हैं। इन 7 लेयर्स के अंदर एक जगह पे ये मौजूद है। रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स लाइन क्या होती है? HTTP हेडर लाइंस क्या होती हैं? ब्लैंक लाइन क्या होती है? मैसेज ऑफ द बॉडी। बेसिकली आप अगर HTTP को तोड़ें तो कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा। इनिशियल लाइन आएगी डिफरेंट फॉर रिक्वेस्ट वर्सेस रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स टाइम क्या है, एंड देन उसके अंदर ये वैल्यूज इसके अंदर जो है वो आपके डाटा जो है मौजूद होता है। इनिशियल रिक्वेस्ट फॉर रिस्पॉन्स लाइन, अब फर्स्ट पार्ट ऑफ द HTTP देखता है कि आपकी रिस्पॉन्स कहां से आ रहा है, उसके मुताबिक है। अब इसके अंदर 2 होते हैं, एक गेट होता है, एक पोस्ट होता है। हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। एन HTTP मेथड, द एड्रेस पाथ ऑफ द रिक्वेस्टेड सोर्स, कहां से आ रहा है, इसका मतलब कि URL उसका क्या है। इसलिए आप गौर करेंगे कि जो भी आपकी फाइल चलती है वो लोकल होस्ट के अंदर चलती है। आप इसको अगर वैसे चलाना चाहेंगे जैसे आप दूसरी फाइल्स को HTML की चलती है तो ये कभी भी नहीं चलेंगी, ये सिर्फ सर्वर साइड के ऊपर ही वर्किंग करेंगी। अब इसके अंदर यहाँ पे आपने गौर किया कि ये कोड स्निपेट में आपको गेट नजर आ रहा है, हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं। इन इंक्लूड्स HTTP मेथड गेट टू रिक्वेस्ट फॉर सैंपल डॉट HTML from the HTTP client of the version. HTTP version always specified in HTTPX.X uppercase format. HTTP वर्जन के साथ रिस्पॉन्स कोड इंडिकेटिंग द रिजल्ट ऑफ द रिक्वेस्ट एंड इंग्लिश फ्रेज। अगर आप देखें तो वहां पे जब आप कोड करते हैं तो वो सबसे पहले बताता है कि कौन कौन सा है HTTP है। 1.0 फिर 500 इंटरनल सर्वर, मुख्य किस्म के ये 404 आपको एरर नजर आता है कि फाइल नॉट फाउंड ऑन सर्वर। तो इस तरीके से header lines provide information about the request or response or the data sent in the message body. The syntax for header is as follows. सबसे पहले HTTP headers के अंदर क्या चीज आती है? Journal is used to control the processing of a message and provide extra information to receiver. अब देखें जब आप सर्वर से चीज को लेते हैं तो उसको ये भी चीज इन्फॉर्म होनी चाहिए कि डाटा कहां से आ रहा है,
बंडल ऑफ पैकेट्स क्या है, मुझसे काम करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, डाटा मुझे किस फॉर्म में भेजा जा रहा है, मैंने उसको रिजल्ट किस फॉर्म में भेजना है, ये सारी बातों की जो तय करना है ये HTTP का काम है। एंटिटी प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द एंटिटी, आपके कंप्यूटर का साथ में कोड भी जाता है कि किस कंप्यूटर के साथ से ये रिक्वेस्ट आ रही है, जिसको आपका आईपी एड्रेस होता है। हर कंप्यूटर का एक आईपी एड्रेस होता है जिसको हम इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। ये 4 बिट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, 255, 127। पहला आपकी नेटवर्क बिट को कंट्रोल करता है, फिर बाद में आपके होस्ट और फिर बाद में आपके कंप्यूटर के ऊपर। रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, अब इसमें दो तरह से रिक्वेस्ट आती है कि रिक्वेस्ट आप किस तरीके से कर रहे हैं। प्रोवाइड द सर्वर विद डिटेल अबाउट क्लाइंट रिक्वेस्ट, हर किस्म की आपकी रिक्वेस्ट होती है, उसमें साथ इंफॉर्मेशन जाती है। जैसे अगर आप देखें कि मोज़िला के साथ आप जा रहे हैं तो वो आपको बताएगा कि जी ब्राउजर कौन सा है, गेट के मेथड है, मॉडिफाइड कब हुआ था, एक्सेप्ट लैंग्वेज कौन सी होगी, ये सारे मेथडोलॉजी। गेट इज द इनिशियल रिक्वेस्ट लाइन दैट स्पेसिफाई गेट एज द मेथड, द रिक्वेस्ट फाइल नेम एंड द वर्जन ऑफ द HTTP URL। ये इसके अंदर दो चीजें लाजमन होंगी गेट के मेथड में, एक तो HTTP का वर्जन होगा और दूसरा ये होगा कि कौन सी फाइल की रिक्वेस्ट की जा रही, यूजर एजेंट होगा, फिर लास्ट मॉडिफाइड कब हुआ, एक्सेप्ट लैंग्वेज क्या है, हेडर दैट स्पेसिफाई द लैंग्वेज, प्रेफरेंस इज एज इंग्लिश, मैसेज बॉडी। अब उसके बाद जो मैसेज की बॉडी है उसके अंदर हेडर इज द मैसेज बॉडी दैट अपीयर्स आफ्टर द हेडर लाइन। हेडर के अंदर जो आपको मैंने पहले बताया कि गेट का मेथड होगा या पोस्ट का मेथड होगा, बताने के बाद आगे HTTP का वर्जन होगा, ये बताने के बाद आपकी बॉडी स्टार्ट हो जाती है जो फाइल आपको जा रही है। बॉडी के अंदर क्या चीज होगी, बॉडी के अंदर मैसेज बॉडी अपीयर आफ्टर द हेडर लाइंस, the response message, the requested resource is returned to the client in the message body के जो आपको क्लाइंट ने रिटर्न करना है वो आपका सारा इंफॉर्मेशन। हेडर इन PHP, अमूमन तौर पे ये सारी चीजें कंप्यूटर पीछे कर रहा होता है, आपको इसकी जरूरत नहीं होती है, आपको सिर्फ गेट और पोस्ट करना ही उसके लिए सारी की सारी इंफॉर्मेशन बनती है। Header function is used to generate the HTTP headers. Header function itself sends the HTTP commands of the server और इस तरह से आप उसको फॉलो करते हैं। जैसे आपने लिखा है वाइड हेडर, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, बूलियन, ये सारी चीजें डिस्कशन में आती हैं। लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं कि ये क्या है तो आप यही वाली लाइन जो है, जस्ट इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, आई जस्ट वांट टू सी हेडर ऑथेंटिकेशन के नाम से। अगर आप इसमें देखें तो ये आपका हेडर है और फिर आगे आपने इन्वर्टेड कॉमा में ऑथेंटिकेट जो दिया हुआ है ये आपका निगोशिएट, ये आपका जो भी आप लिखना चाहे वो आप इसके अंदर लिख सकते हैं। HTTP ऑथेंटिकेशन रजिस्टर, कंट्रोल हो। ऑब्वियसली मैं जो आपसे बात कर रहा था, अगर मैं यहां से ऐसे चलाते हैं ना फाइल जिस तरह आपने आमतौर पर चला रहे हैं, अभी ये फाइल नहीं चलेगी तो आपके पास ये जी मेरी प्रैक्टिस फाइल्स हैं और ये हेडर ऑथेंटिकेशन है, ये फाइल रन नहीं होगी। क्यों? ये फाइल आपका यहाँ पे आ रहा है, ये लोकल होस्ट का हिस्सा नहीं है। कभी भी आपने कंट्रोल ओ करके ओपन नहीं करना, बल्कि यू ऑलवेज गो फॉर द लोकल होस्ट। इसके लिए आपका वैम्प चलना चाहिए, वैम्प चल रहा होगा तो फिर आप प्रैक्टिस फाइल्स एंड देन हेडर ऑथेंटिकेशन। सो ये आपको कोई चीज नहीं दिखाएगा क्योंकि ये हालांकि आपने इसको लिखा है लेकिन ये इको नहीं है। जब भी आपने कुछ चीज डिस्प्ले करेंगे दैट वाज इको, लेकिन ये हेडर जो हमने भेजा है ये इंफॉर्मेशन HTTP के थ्रू उस कंप्यूटर को गई है कि हमें इसकी इंस्ट्रक्शन जो है ये इसको फॉलो कीजिए। हम इसके आगे बढ़ते हैं ताकि ये अच्छा जी। हेडर HTTP बेसिक ऑथेंटिकेशन सेंड्स एन इनकोडेड स्ट्रिंग एंड कंटेन द यूजर नेम एंड पासवर्ड फॉर दैट। जब आप यूजर नेम एंड पासवर्ड इसमें करेंगे तो वो इनकोड कर देगा ताकि उसको आपके जो हैकर्स हैं उसको ना कर सकें। HTTP डाइजेस्ट ऑथेंटिकेशन to challenge is a challenge response scheme. The server sends a data string to the client as a challenge. NTLM defined by Microsoft is a challenge response scheme. different है, एक आपके लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आ रही है और एक आपके माइक्रोसॉफ्ट के लिए आ रही है।
negotiate has the following protocols: Kerberos, anti-LAN manager। ये मुख्तलिफ किस्म के हैं, कुछ आपकी लैन पे काम कर रहे हैं, कुछ वैन पे काम कर रहे हैं, कुछ मुख्तलिफ किस्म के आपके पास हैं। हेडर फंक्शन विद द रिप्लेस ऑप्शन, द रिप्लेस ऑप्शन इज द हेडर फंक्शन स्पेसिफाइड टू रिप्लेस द प्रीवियस हेडर। आपने उसको रिप्लेस करना हो तो उसके लिए मुख्तलिफ है। ये बेसिकली ऑथेंटिकेशन है और इसके मुख्तलिफ किस्म के ऑथेंटिकेशन हैं जो आपको फॉलो करने होंगे। ये मुख्तलिफ किस्म के वर्जन हैं और इसके अंदर आपका ये सारी बात डिस्कशन है। सो दिस इज द एंड ऑफ योर सेशन 1। आई होप इंशाल्लाह हम इन द नेक्स्ट लेक्चर और इसको इलैबोरेट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।